हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज 28 ऑफ मई 2024 है और आज पेपर था रुक जाना नहीं 12th इंग्लिश का। अभी अभी मेरे हाथ में ये पेपर आया है। तो जैसे कि मैं हर बोर्ड के पेपर सॉल्व करता हूँ, रुक जाना नहीं के करता हूँ, तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको क्विकली देने की कोशिश करूँगा जितना हो सके, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी है। तो बाकी जैसी उम्मीद थी कि थोड़ा सा पेपर ठीक या थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा पेपर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी पेपर, लेकिन आप बहुत बहादुर बच्चे हो और आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आई होप सो लेट अस बिगिन टू सॉल्व द पेपर ऑफ 12th इंग्लिश 2024, रुक जाना नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में पेपर है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन आपके जो आंसर्स है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। स्क्रीन में आपको साइड में आंसर्स मिलते जाएंगे। आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं और एश्योर हो सकते हैं कि आपने पेपर सही अटेम्प्ट किया। तो पहला क्वेश्चन था, ये गार्बेज के ऊपर था कि गार्बेज जो होता है, मतलब जो गंदगी होती है वो किसके कारण फैलती है, और सब लोग वेस्ट इधर उधर डाल देते हैं। तो लेट अस बिगिन विद ये 10 नंबर्स का सेक्शन ए रीडिंग का क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। हालांकि यहाँ पे दो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं आपको। हाउस होल्ड थिंग्स ऑप्शन नंबर 1 है और फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक बैग्स। तो कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से हाउस होल्ड थिंग्स लिखा है, वो भी गार्बेज, उससे भी गार्बेज बनता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज प्लास्टिक बैग, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो होती है वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ज़्यादा हजार्डस होते हैं। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर ए द आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज प्लास्टिक बैग्स। So let us move on to second question. Leaves can enrich dash fertility, यानी कि जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जमीन की जो उपजाऊता है उसको बढ़ाते हैं। तो आंसर है सेकंड, सॉइल। तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सेकंड का बी का आंसर था सॉइल, सेकंड आंसर है। थर्ड, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म आ जाएगा रिसाइकलिंग। तो सी का ऑप्शन है थर्ड, दैट इज अ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज अ नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब रिसाइकल। फोर्थ डी क्वेश्चन जो था, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, यानी सबसे पास वाला जो है नियरेस्ट, तो उसका आंसर होगा क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट इज द आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, डी का फर्स्ट ऑप्शन है आंसर, तो क्लोजेस्ट। गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड, ठीक है ना, गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड ऑप्शन ई है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। वाटर पोल्यूशन डेफिनेटली एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, एयर पोल्यूशन वो भी है, गार्बेज जो कूड़ा करकट होता है वो भी है, यानी कि इसका आंसर आपको देना चाहिए ऑल ऑफ दीज, यानी कि ई का आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे जो रीजन है वो एक तरह से एनवायरमेंटल हजार्ड होते हैं। आई होप ये सिंपल था, आपने किया होगा। गार्बेज मेक्स प्रीमाइसेस, है ना, जो गार्बेज होता है, जो कूड़े का ढेर होता है, ये जो अपने वातावरण को क्या बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं या बदसूरत बनाते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो अगली इज द आंसर, मतलब ये ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ये क्लीन भी नहीं आएगा, ना ड्राई आएगा, लेकिन बदसूरत बनाते हैं। तो एफ का ऑप्शन है अगली, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। जी क्वेश्चन है, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू। अब गार्बेज को अपने को कहाँ देना चाहिए? वेंडर है, ग्रोसर का मतलब बनिया होता है, बुक सेलर का तो सवाल ही नहीं आता है। आप पैसेज को सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखा करो कि लॉ ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया करो आप, यानी कि भले आपको आंसर पता नहीं हो, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये तो नहीं हो सकता। अब गार्बेज का और बुक सेलर का कहाँ से कहीं तक कोई संबंध होता नहीं। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट होता है, बुक सेलर जो होता है वो किताबें बेचता है, दोनों का आपस में क्या तालमेल? कोई तालमेल नहीं। तो ये हट गया भाई। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस का इस्तेमाल करके आंसर को अटेम्प्ट कर सकते। और ये लॉ ऑफ एलिमिनेशन
हर एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल होगा कि क्या नहीं है या क्या नहीं हो सकता, फिर बचे हुए में ढूंढना आसान हो जाता है। तो बुक सेलर नहीं है, ग्रोसर मतलब बनिया होता है, वो भी नहीं है, वेंडर भी एक दुकानदारी होता है। तो जो जंक डीलर होता है, जो ये सब उठाता है, तो जंक डीलर को आप दे सकते, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, अब कूड़े करकट में कुछ प्लास्टिक होता है, कुछ कांच होता है, तो उसको रिसाइकल करके दोबारा अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है रिसाइकलिंग करके अपन उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। A dash pit can be made at a convenient location where the refuse can be placed. आपको पता है आजकल कंपोस्ट पीट बनाए जाते हैं जिसमें ये थोड़ा सा कचरा या गंदगी रहती है, उसको डाला जाता है, फिर मिट्टी की लेयर, ये पैसेज में भी दिया है, और लेयर बाय लेयर करके उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है, तो वो क्या बन जाता है, जैविक खाद बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए कंपोस्ट पीट, यानी कि आई का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कंपोस्ट इसका आंसर होना चाहिए। गार्बेज आखिरी वाला क्वेश्चन है, गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली अनकेम्प्ड एंड ब्रीड्स। अब जहाँ कूड़ा करकट होगा वहाँ पे क्या होते हैं, बीमारियाँ फैलती है। वो पैसेज में क्लियर सेंटेंस दिया है, तो डिसीजेज यानी कि अलग अलग बीमारियाँ फैलती है। तो आई का जो आंसर है वो भी फर्स्ट है, दैट इज डिसीजेस। साथ में मैं आपको स्क्रीन पे आपको आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, सो यू कैन वेरीफाई। तो ये 10 नंबर का पहला रीडिंग का था, उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन थे और 10 के 10 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सेकंड क्वेश्चन था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो यहाँ पे भी एक पैसेज दिया रहता है और आपको इसके नोट्स बनाने, और पैसेज किसके ऊपर था, ऑनेस्टी के ऊपर था भाई। अब उसमें से आपको पूरा नहीं लिखना है, या तो कुछ फ्रेज ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं या स्मॉल सेंटेंसेस लिख सकते हैं आप। इसकी ट्रिक ये है कि पहले 2-3 लाइन में से आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाओ या इम्पोर्टेंट फ्रेज उठाओ, एक छोटी सी लाइन उठाओ। इस तरीके से 5, 6, 7, 8 नोट्स में आपकी पूरी समरी आ जाती है, और फिर एंड में आपको क्या करना है, सुटेबल टाइटल देना होता है। मतलब क्या करना होता है, आपको उचित शीर्षक, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं टाइटल देना है, तो आपको एक शीर्षक देना रहता है। तो आप लिख सकते थे कि भाई ऑनेस्टी इज एन इम्पोर्टेंट एसेट इन मॉडर्न लाइफ and honest people are appreciated by everyone and he is a brave man, he is not afraid of anybody, है ना। और जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ये करते हैं, माल प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन इनको कभी भी लोगों के द्वारा लाइक नहीं किया जाता है। डिसऑनेस्ट पीपल आर नॉट लाइक्ड और नॉट अप्रिशिएटेड बाय द अदर पीपल, एंड ऑनेस्टी इज रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। और एंड में आप ये लिख सकते हैं कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, ऑनेस्टी ऑलवेज गिव्स द सक्सेस, एंड द ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट बाय एवरीबडी। यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको हमेशा लोगों के द्वारा प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। तो आपको इसका ट्रिक देखो, टाइटल जब आप लिखते हो ना तो इसकी एक ट्रिक है कि बार बार आपके सामने कौन सा वर्ड आ रहा है। तो आपने देखा होगा इस पैसेज में बार बार आपके सामने ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्टी 6, 7, 8 बार ऑनेस्टी शब्द आया है। इसका मतलब पैसेज इज रिलेटेड टू ऑनेस्टी। अब आप सिंपल वे में ये लिख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑनेस्टी एक्सेप्टेड चलेगा, एडवांटेजेस ऑफ ऑनेस्टी ये भी चलेगा। ये तो आपको एक फ्रेज, बहुत पॉपुलर फ्रेज पता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कई बार सुना होगा आपने। वो टाइटल दिया जा सकता है और बहुत सारे टाइटल दिए जा सकते हैं इसमें। और ऑनेस्टी ऐसे डैश करके इज एन इम्पोर्टेंट एसेट इन द मॉडर्न लाइफ, कि भाई आज की तारीख में किसी भी डेट में, पहले भी, आज भी, कल को भी, ईमानदारी एक हमेशा अच्छा क्वालिटी रहेगा। इट इज़ अ वेरी एक्सलेंट क्वालिटी टू बीइंग ए ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति को हमेशा पसंद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। तो 4 नंबर का था, 3 नंबर आपको नोट्स के ऊपर मिलेंगे। और टाइटल कभी भी लिखना ही चाहिए, और टाइटल जितना शॉर्ट होगा उतना आपको लिखना चाहिए। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। मैं फास्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी टाइम लगता है बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन था
नोटिस के बारे में था और इसमें आपको कैसे 2 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए, कैसे सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाना होता है नोटिस में। सबसे ऊपर आपको अगर यहाँ पे द नेम ऑफ द स्कूल इज नॉट गिवन, सो यू कैन राइट योर स्कूल नेम। नीचे आप टाइटल क्या है ना, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो आपका बड़ा हेडिंग में क्या होना चाहिए, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होना चाहिए। फिर नीचे आपका डेट आ जानी चाहिए आज की, व्हाट इज टुडेज डेट, दैट इज द 28th of May 2024। जनरली नोटिस सर्कुलेट करने का या नोटिस बोर्ड पे स्टिक अप करने का जो टाइम होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट इट इज़ नॉर्मली 10:30 to 11 o'clock है ना, सुबह AM है ना, मॉर्निंग में ये नोटिस सर्कुलेट की जाती है। तो 10 से लेकर 10:30 या 11 बजे का आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। हेडिंग आप दे देंगे कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो और इसकी शुरुआत हमेशा ऐसी होती है कि आवर स्कूल मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट और टू सेंड ए टू पार्टिसिपेंट फॉर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। और नीचे अंडर साइन के लिए आपको नाम नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी। अब यहाँ पे आप सिर्फ नीचे लिखना है, यहाँ पे थैंकिंग यू वगैरह भी नहीं लिखा जाता है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कम ऑन सो एंड सो डेट इन द स्कूल ऑडिटोरियम और स्कूल हॉल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और नीचे आपको क्या लिखना है, कल्चरल सेक्रेटरी करके आपको लिखना है, बिकॉज द नेम इज नॉट गिवन। तो बस कल्चरल सेक्रेटरी 12th क्लास साइंस कॉमर्स करके आप मेंशन कर सकते हो। तो नोटिस आपने लिखी होगी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर पोस्टर था, बहुत सरल था। 2-3 ड्राइंग बनानी होती है आपको। ऊपर लिखना है सेव वाटर, वाटर इज प्रीशियस। मतलब पोस्टर क्या होता है, पोस्टर ये होता है कि जनरली 2 और 3 पानी बचाओ की जो अपन छोटे से नल या पेड़ पौधा जैसे अपन पानी बचाने के लिए छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते, मतलब पोस्टर शुड हैव some drawings and some catchy slogans or catchy phrases or a simple small phrases of words। तो ये होता है। लेकिन पोस्टर हमेशा दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो इट मस्ट हैव 2 to 3 drawings and some catchy slogans, है ना। तो भाई वाटर इज अलाइव, वाटर इज प्रीशियस, कंजर्व वाटर, सेव वाटर, और थोड़ा सा एक नल का चित्र वगैरह बनाते हैं। कॉमनली पेड़ पौधे बनाते हैं कि भाई पानी है तो देयर इज अ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस तरीके से वो पोस्टर था, सिंपल था, कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर का है, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर का मतलब होता है कि भाई हमारे एरिया में जो है लाउड स्पीकर के कारण बहुत शोर होता है ना। आवर एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जामिनेशन, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन आर गेटिंग डिस्टर्ब इन द नाइट बिकॉज द लाउड स्पीकर्स आर प्लेड till late night hours by some unsocial elements of our society. So please take a appropriate action against them and please keep a ban on the nuisance of loudspeaker. Thanking you, yours sincerely करके आपको लिखना था। यहाँ पे भी जनरली नेम दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, वो कुछ भी नहीं है। तो एड्रेस आप अपना खुद का लिख सकते हैं, नेम भी नहीं दिया है तो any citizen करके, even you can put your name also, no problem with that। लेकिन जनरली ये दिया जाता है, यहाँ पे नहीं दिया है। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बहुत सिंपल से टॉपिक थे। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, जो बाहर खेले जाते हैं, स्काई के नीचे खेले जाते हैं, उसको आउटडोर गेम्स कहते हैं। जो घरों के अंदर या छत के नीचे खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर लाइफ। और सबसे सिंपल अगर आपको अटेम्प्ट करना था तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन था। बहुत कुछ लिख सकते हैं आप इसके ऊपर। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। आपने कई बार इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। ये क्वेश्चन सरल था। मैंने जो शुरुआत में आपको टफ बोला वो इसलिए बोला कि कुछ ग्रामर का जो पार्ट था इट वॉज लिटिल बिट ट्रिकी काइंड ऑफ ए। और उसके लिए और में भी कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया था कि भी सेंट्रल मार्केट, इंदौर का एक मार्केट दिया है और आपने क्या किया है कि आपने यू हैव विटनेस्ड ए फायर एक्सीडेंट इन द सेंट्रल मार्केट ऑफ इंदौर और using the information in the input given below
राइट ए रिपोर्ट। तो रिपोर्ट लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब जो चीज़ हो चुकी है आपने देख लिया और आज उसकी आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो यू शुड राइट एवरीथिंग इन द सिंपल पास्ट कि yesterday or 2 days back I was going into the main market of Indore, and I suddenly saw a fire in the central market. There were a lot of shops and stores flooded with all the goods, and suddenly because of a short circuit, a fire broke out tremendously, and it catched all the surrounding area very fastly. Somebody called fire brigade, but as usual they came late and all. तो इसमें एक चीज़ होती है बेटा, रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने पास्ट में आप जिस चीज़ को देख चुके हो उसके बारे में आज 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में जब आप उसकी रिपोर्टिंग करते हो तो वो होता है रिपोर्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको जाने की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इसका और वाला जो क्वेश्चन था इट वॉज वेरी इजी। पैराग्राफ आपको लिखना था और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 120 वर्ड्स मतलब आपको वर्ड्स भी काउंट करने रहते। जैसे एक पैराग्राफ में 50 वर्ड्स होते हैं, तो 50, 100 और फिर आगे थोड़ा सा आपको लिखना है। मतलब लगभग ये मान के चलिए कि एक पेज और थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन था 4 मार्क्स, इट कैरीज 4 मार्क्स। तो अपन सेक्शन सी पे आ जाते हैं बच्चों। लेट अस सी अबाउट द ग्रामर। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो मैं 1 बाय 1 आपको जल्दी से बता देता हूँ आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट था, डैश ऑफ द 2 बॉयज इज माई ब्रदर। तो इसका आंसर था नन, क्योंकि एक ही आएगा, यहाँ पे इज लगा है ना, इसलिए ऑल और बोथ नहीं आएगा, नन आएगा। तो 6 का पहला आंसर है, उसका ऑप्शन है नन। एक क्या बोलते हैं, फर्स्ट का नन आंसर आएगा। ही वॉज डैश अफ्रीकन बाय बर्थ, अफ्रीकन है ना, अफ्रीकन ए एंड द, यानी कि यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना था, तो नेचुरली वॉवेल का इस्तेमाल अफ्रीकन के पहले आपको एन लगाना पड़ेगा। तो सेकंड का ऑप्शन बी आंसर है एन। ही वॉज एन अफ्रीकन बाय बर्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपन नॉर्मली बोलते हैं कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो यहाँ पे ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन नेचुरली आएगा। द कैप्टन एंटर्ड द प्ले ग्राउंड फॉलोड बाय द प्लेयर्स, यानी कि इसका फोर्थ का जो आंसर था फॉलोड, सेकंड, यानी कि भी पहले कैप्टन ने एंट्री करी प्ले ग्राउंड के ऊपर और उनके पीछे पीछे दूसरे प्लेयर भी आ गए, तो फॉलोड यानी कि उसके पीछे पीछे, कैप्टन के पीछे पीछे दूसरे प्लेयर भी ग्राउंड पे पहुंच गए, तो फॉलोड आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था, शी हैज बीन स्टडिंग डैश 4 o'clock। अब यहाँ पे 4 o'clock यानी कि पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो आपको लगाना होता है प्रीपोजिशन सिंस, यानी कि आपको ये क्या मतलब, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये आया कि वह 4 बजे से पढ़ाई कर रही है ना, कर रही है, अभी भी कर रही है और 4 बजे से वो लगी हुई है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का ये एग्जाम्पल है सेंटेंस का। एंड पीपल है ना, आगे का आंसर आएगा, पीपल डैश नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द लैंड, यानी कि लोगों ने कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो नेचुरली यहाँ पे शुड आएगा, दे शुड नॉट, यानी कि पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, यानी कि उनको कचरा रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे जो मॉडल लग रहा है वो लग रहा है आपका शुड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे ये था कि डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा दिया गया है वैसा, और मैं सारे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूछा है एनी 5, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं आपको, 2 एक्स्ट्रा दिए रहते, 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने। तो जल्दी से मैं आपको एक एक रिवील करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिज फादर गोज टू हिज ऑफिस बाय कार, ठीक है ना, हिज फादर गोज टू हिज ऑफिस बाय कार। तो इसका आंसर पूछा गया आपको क्वेश्चन विथ वेयर, यानी कि वेयर से आपको क्वेश्चन बनाना है ना, और वो जैसे अपन क्या बोलेंगे कि भाई वो उसके पापा कार से कार से कहाँ जाते,
ठीक है ना। तो आंसर आएगा, थोड़ा सा मैं सोचने लगा था, वेयर डज हिज फादर गो बाय कार, ये आंसर आएगा। यानी कि आपको आंसर दिया है, उसका क्वेश्चन बनाना है, और जो क्वेश्चन बनाओगे वो आपका आंसर होगा। तो वेयर डज हिज फादर गो बाय कार, यानी कि वो उसके पापा कार से कहाँ जाते हैं। वेयर का मतलब कहाँ जाते हैं, नेचुरली जवाब आएगा उसके पापा कार से अपने ऑफिस जाते। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ये वाला जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपके लिए टफ गया होगा। विनोद इज गोइंग टू बाय ए न्यू हाउस, और इसको आपको करना था पैसिव वॉइस में, तो थोड़ा सा मुश्किल था ये, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। ए न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बॉट, ए न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बॉट बाय विनोद। फिर से सुन लीजिए आप, ए न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बॉट बाय विनोद। इट वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी वॉइस, खैर कुछ कह नहीं सकते, बोर्ड है, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, उनका राइट बनता है ये, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। ही इज नॉट ओनली वीक बट ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नॉर्मली ये उल्टा दिया उन्होंने, जनरली नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने को दो सेम सेंटेंस दिए जाते हैं, वहां पे आपको बोला जाता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों डाल दिए, और आपको सेंटेंसेस सेपरेट करने के लिए बोला गया कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि ये भी, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी, इस तरीके से। तो आपको दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस बनाना थे, तो आपको पहला सेंटेंस लिखना था, वो ही इज कॉमन आएगा। ही इज वीक पहला सेंटेंस आएगा, और दूसरा ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। फर्स्ट सेंटेंस ही इज वीक, सेकंड सेंटेंस ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो ये दो छोटे छोटे सेंटेंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ही इज नॉट ओनली वीक बट ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट और यू गेट माई पॉइंट। ये सरल था। द बॉक्स इज वेरी हेवी, ये आपने कर लिया होगा। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का इस्तेमाल करना है। आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि जहाँ वेरी होता है वहाँ सो लगाना होता है, उसके बाद में एक एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव जो होता है हेवी है यहाँ पे, और उसके बाद में दो सेंटेंस के बीच में अपने को क्या लगाना है, दैट। तो सेंटेंस बनेगा बच्चों, द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट। द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट। सो ये होगा आपका कंबाइन विथ सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you will know your result tomorrow। You will know your result tomorrow, और यहाँ पे आपको दिया गया था add a question tag। क्वेश्चन टैग लगभग नेगेटिव के समान ही होता है, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और सपोर्टिव वर्ब की जरूरत होती है। सपोर्टिव वर्ब क्या है यहाँ पे, विल, तो विल के आगे आप नॉट लगा दो, विल नॉट यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो विल नॉट को शॉर्ट में वोंट यू या विलंट यू, है ना, लिखने के लिए आप ऐसा विल नॉट को शॉर्ट किया जाता है। जैसे कैन नॉट को अपन कांट बोलते हैं, उसी तरीके से विल नॉट को शॉर्ट करके आप वोंट लिख सकते हैं, वोंट यू। और अगर आपको नहीं शॉर्ट फॉर्म नहीं इसने, तो आपने विल नॉट यू लिखा होगा तो भी इट इज एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं बेटा, यू मे यूज माई अम्ब्रेला यू आर हियर, और इसको कंबाइन करना है एज लॉन्ग एज से अपने को कंबाइन करना है। तो एज लॉन्ग एज आप दोनों सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं और शुरुआत में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आप ऐसा इसका आंसर लिख सकते हैं, यू मे यूज माई अम्ब्रेला, भाई आप मेरा जो छाता है आप इसका यूज कर सकते हो जब तक आप यहाँ हो, एज लॉन्ग एज यू आर हियर, ठीक। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते, एज लॉन्ग एज यू आर हियर कॉमा यू कैन यूज माई अम्ब्रेला, में जब तक आप यहाँ हो तब तक आप मेरा छाता इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हो। सो यू कैन पुट एज लॉन्ग एज इन बिटवीन द सेंटेंस और इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बोथ आर एक्सेप्टेड। ग्रामर में आपको पता है बेटा बच्चों कि एक से ज्यादा
एक से ज़्यादा आंसर्स होते हैं। मैं बार बार एक दो बार बीच बीच में बेटा बोल देता हूँ, आप प्लीज़ डोंट माइंड इट, आदत है, स्कूल में पढ़ाते हैं तो हर बार बेटा निकल जाता है। वैसे भी आप हमारे स्टूडेंट हो तो आदत है बस, तो मुंह से निकल जाता है। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। माई फादर इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट वॉक, तो इसको अपने को कंबाइन करना था टू से, तो ये भी सिंपल था। तो मतलब वेरी की जगह सो लगता है, फिर सो की जगह टू लगता है। तो यहाँ पे लेकिन आपको ये क्या करना है, बीच का जो दैट वगैरह है ना वो सब हटाना होता है, और सिर्फ वर्ब का है, सेकंड सेंटेंस में वर्ब का है वो देखना होता है। सो माई फादर इज टू ओल्ड, माई फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, माई फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, इतना ही इसका आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 8 अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें ए पार्ट पहले पढ़ लेते, 3 नंबर का ही ये। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ लिटिल न्यू शेड। आपको पता चल गया होगा कि ये जो पैराग्राफ जो था वो रोड साइड स्टैंड का एक छोटा सा स्टांजा लिया है, शुरुआत का ही स्टांजा है ये। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन रोड साइड स्टैंड रेफर टू, यानी कि फ्लावर ऑफ सिटीज किसको बताया गया है। तो जो शहर के लोग होते हैं भाई वो आए और यहाँ पे कुछ अपनी कार को खड़े करे और कुछ खरीदे, ताकि वो फ्लावर, वो जो फार्मर्स है, गरीब किसान जो है, उन्होंने जो अपने घर के बगल में एक छोटी सी शॉप ओपन करके दुकान खोल के रखी है, उनको कुछ कैश फ्लो मिले, थोड़ी सी मदद हो। ये पूरी समरी आपको पता होगा। तो इसका आंसर है सिटी पीपल, दैट इज द फर्स्ट आंसर, सिटी पीपल। व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, ये जो पोएम है इसमें रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है, एक छोटा सा शेड बना देते हैं, मतलब छोटा सा टब बोल लीजिए या छोटी सी शॉप किसानों द्वारा अपने घर के बगल में जो लगाई जाती, ताकि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल करके जब शहर से लोग वहाँ से गुजरेंगे, अपनी कार को वहाँ खड़ी करेंगे और कुछ खरीदेंगे, तो उनको थोड़ी सी मदद होगी, ये इसका मीनिंग है। तो ए शेड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस, तो ये शेड इसका जवाब है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेम द पोएट। हमेशा पोएट आपको जानना चाहिए, पोएम के भी, लेसन के भी आपको राइटर या ऑथर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है। तो नेम ऑफ द पोएट नेचुरली इसका आंसर था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने अगर लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। रीड द एक्सट्रैक्ट, सेकंड बी पार्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट पुअर। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए, इसलिए हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बार बार कोई लेसन पढ़ाते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टांजा पढ़ाते हैं, तो हम बार बार ये समझाते हैं स्टूडेंट्स को कि बेटा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही स्टांजा जो आपको अभी क्लासरूम में एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आपको आएगा। तो इसमें आपको एक रिलेशन बनाना होता है कि जैसे ही आप किसी भी लेसन का पैराग्राफ या किसी भी पोएम का स्टांजा जब आपके सामने आ जाए, तो ये कौन से लेसन का है या कौन सी पोएम का है, ये आपको रिलेट करते आना चाहिए। जब आप उस पोएम की या उस लेसन की समरी या थोड़ा सा एक थीम आपको पता होती है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द आंसर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये विस्टास का है, और ऑन फेस ऑफ इट, जिसमें 2 कैरेक्टर है, डेरी और लैम। तो ये है। तो हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इसमें बॉय जो है, बॉय का नाम जो है वो डेरी है, और जो एक बूढ़ा आदमी रहता है उसका नाम है मिस्टर लेमी लैम, है ना, या मिस्टर लैम है। तो यहाँ पे लेकिन द बॉय जो है उसका नाम है डेरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द अगलीस्ट थिंग रेफर टू, सबसे बदसूरत चीज़ क्या है, फेस ऑफ द डेरी, है ना, उसका चेहरा। आपको अगर लेसन थोड़ा सा याद होगा तो उसके चेहरे के राइट साइड के ऊपर एसिड गिर जाने के कारण उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ रहता है, एक ही साइड उसके अच्छे रहते हैं, इसलिए वो बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा निगेटिविटी या थोड़ी सी डिप्रेशन में रहता है वो। लेकिन जब वो मिस्टर लैम को मिलता है तो उसके अंदर की वो पूरी पॉजिटिविटी, वो मिस्टर लैम जो है ओल्ड मैन रहते हैं, उसके अंदर की पूरी जो पॉजिटिविटी रहती है उसको जगा देते हैं, और जीवन के प्रति एक नया और एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके सामने रखते
और फिर वो बच्चा बाद में वहीं आके उसी गार्डन में आके रहने लगता है। ये थोड़ा सा उसकी थीम है। तो फेस ऑफ द डेयरी यानी कि उसका चेहरा थोड़ा सा एसिड गिरने के कारण जल गया रहता है। तो अगली यानी कि सबसे बदसूरत चीज़। What does the boy feel when he look in the mirror? जब वो इतना वो भयानक रहता है कि जब भी अपना खुद का चेहरा देखता है तो वो खुद से डर लगता है उसको। दुनिया तो उसका चेहरा देख के डरती है, लेकिन खुद से भी उसको खुद को डर लगता है, इतना वो जला हुआ रहता है। तो आपको आंसर लिखना चाहिए था, What does the boy feel when he look into the mirror? Afraid यानी कि खुद को डर लगता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू। अब ये बोल रहा है, बोलने वाला द बॉय डेयरी है, और ये किसका, दो ही कैरेक्टर उस पर, डेयरी और लैम, मिस्टर लैम। तो वो नेचुरली किससे बात कर रहा है? द बॉय इज टॉकिंग टू मिस्टर लैम, यानी कि सेकंड ऑप्शन है लैम। ठीक है, लैम ये करेक्ट आंसर था। अब क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से आपको, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, बट स्टिल शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। शॉर्ट में बता देता हूँ। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद सिटी इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। चूड़िया बनाने के कारखाने फिरोजाबाद में है। When did Douglas join the YMCA pool? कब ज्वाइन करते हैं वो? लगभग 11 साल की उम्र में वो ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ही wanted to learn swimming. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? वो जो बूढ़ा क्रॉफ्टर रहता है, ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है, वो इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव करता है पेडलर के साथ में? बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन, नाइदर ही वॉज हैविंग एच वाइफ और नॉट चिल्ड्रन। अकेले रहते थे वो, तो उनको ऐसा लगता था कि पेडलर आ गया तो मुझे कंपनी मिल गई है, इसलिए वो फ्रेंडली रहते। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ? गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे कि वहीं से एक्चुअली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने कर दी थी, चंपारण बिहार से, तो इसलिए वो टर्निंग पॉइंट माना गया है गांधी जी की लाइफ में। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ? ये जो क्वेश्चन था ये इंटरव्यू का था। भाई जब भी किसी सेलिब्रिटी की फोटो ली जाती तो उसको ऐसा लगता है कि हिज पर्सनैलिटी इज बीइंग स्टोलन, यानी कि उसका जो एक ओरा है, पर्सनैलिटी है, उनमें से कुछ हिस्सा सामने वाला चुरा के ले जा रहा है। तो ये उसके पीछे का कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 दो नंबर के थे, शॉर्ट में आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते, इसमें भी एनी 3 लिखने थे आपको 6 नंबर, मतलब ये भी दो नंबर की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? है ना, स्प्रिंटिंग यानी कि एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि जो यंग ट्रीज है, स्प्रिंटिंग यानी कि बहुत ही अच्छे दिख रहे, यंग दिख रहे, पेड़ यंग दिखते हैं या बहुत ही भागते हुए नजर आते हैं, रनिंग फास्टली। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। माई मदर एट 66 का ये आंसर है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अदर? ये कीपिंग क्वाइट का है कि अगर आप, है ना, काउंटिंग 12 तक करेंगे, काउंट डाउन करेंगे तो क्या होगा? तो भाई ऐसा जब अपन करेंगे तो अपनी खुद के एक्शंस को, पहले आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाएगा तो अपने एक्शन को समझ पाएंगे, दूसरों के एक्शन को समझ पाएंगे। टोटल जो फियर ऑफ डेथ है, वॉर वगैरह, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस रहने से आदमी को अपनी एक्शंस का पता चलता है, दूसरों के एक्शंस का पता चलता है, एंड बाय दैट पीस कैन बी मेंटेन्ड ऑन द अर्थ। सो कीपिंग क्वाइट का था। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग? थिंक ऑफ ब्यूटी। ब्यूटीफुल चीज़ें देखने से इंसान की जो सारे गम होते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो दूर हो जाती है। तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का जो था ये क्वेश्चन था, मतलब ये पोएम के क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्लिया ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? यानी कि उनकी क्या रिक्वेस्ट थी? वो जो गांव के जो लोग हैं, भाई सिंपल सी रिक्वेस्ट थी उनकी, फार्मर्स लोगों की, पुअर फार्मर्स की। व्हेन द सिटी पीपल विल ड्राइव अलोंग द रोड साइड दे शुड स्टॉप at our shop and they should buy something that will help us, है ना, हमको थोड़ी सी मदद मिल जाए अगर वो रुकेंगे और हमारे से कुछ चीज़ें खरीदेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। ये उनकी प्लिया रहती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? बिल्कुल इंग्लिशमैन की तरह वो ग्रो हुए, टाइगर किंग का था। सभी कुछ इंग्लिश, पढ़ाई इंग्लिश, ट्यूटर इंग्लिश, सब कुछ अंग्रेज जैसे वो बड़े। What will Dr. Sadao and his wife do with the man? एनिमी का है, ये भी विस्टास का है। सड़ाओ और
हना क्या करते हैं ना, अमेरिकन सोल्जर रहता है, वो वॉर प्रिजनर रहता है, उसको लेके आते हैं, उसकी पीठ से बुलेट निकालते, उसको ट्रीट करते, उसको ऑपरेट करते एंड मेक हिम स्ट्रांग टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे खड़ा कर देते। उसके बाद की कहानी शायद आपको पता होगी, लेकिन बस ये आपको लिखना है। What peculiar things does Derry notice about the old man Mr. Lamb? कि डेरी क्या नोटिस करता है कि दिस मैन इज़ वेरी डिफरेंट, बाकी लोग मेरे चेहरा देख के डरते बट ही इज़ नॉट अफ्रेड, क्योंकि दोनों डिसेबल्ड है। लैम्ब का पैर एक टीन का है और इसकी एक चेहरे का एक पार्ट खराब है, सो बोथ आर फिजिकली डिसेबल्ड, बट Derry is depressed, but Mr. Lamb is full of positivity, and same positivity and a new attitude or a new vision of a positive attitude to the life he was trying to teach Derry। यानी कि डेरी को ये बताने की कोशिश करता है कि बेटा तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम इसको मत देखो what you do not have, but try to see what you have। तो ये पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो सिखाते, और वो पिक्यूलर चीज़ डेरी मिस्टर लैम्ब में नोटिस करता है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। भाई बर्लिन से जो ऑर्डर आता है, द लास्ट लेसन का ही ये क्वेश्चन कि भाई फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड देयर विल बी नो फ्रेंच क्लास in the two districts of France, that is Alsace and Lorraine, only German language will be taught in the school. Simple. What does Annie Jung want to reveal in the story Lost Spring? Stories about the stolen childhood. मतलब she was very concerned about the poor condition of the children like Sahib Alam और Mukesh, है ना, दोनों दो अलग अलग स्टोरी है। Why did the Cropter show his 30 kroner to the peddler? वो जो क्रॉप्टर है वो 30 क्रोनर जो है वो क्यों दिखाता है? Because the peddler was not ready to believe his story that he was earning by selling the cow milk. क्या बोलते हैं, he had a cow, और वो गाय का दूध बेच के पैसा कमाते, लेकिन पेडलर जो इसको भरोसा नहीं आता है, तो वो दिखाते हैं कि भैया ये क्या बोलते हैं, विंडो के पास एक पाउच रखा है, इसमें 30 क्रोनर है, मैं कमाता हूँ, मैं दूध बेच के पैसा कमाता हूँ, और बाद में पेडलर वही 30 क्रोनर लेके भाग जाता है। वहीं से पूरी कहानी ट्विस्ट हो जाती है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, ठीक है। What has the poet is brought in the image of merry children splitting out in their homes? वापस वही है, यंग ट्रीज के बारे में भी पूछा था, यहाँ पे मेरी चिल्ड्रन के बारे में पूछा है। तो माई मदर एट 66, भाई शी बिकम सैड, द पोएट बिकम सैड, कमला दास जो है, शी बिकम सैड व्हेन शी लुक्ड टुवर्ड टू हर मदर्स फेस, है ना, जब अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगती है, लाइक ए डेड बॉडी लगती है, तो फिर वो अपना ध्यान बटाने के लिए खिड़की के बाहर देखती है, फिर वहाँ उसको दो चीज़ें नज़र आती है, हैप्पीली चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल एंड क्या बोलते हैं, ट्रीज, स्प्रिंटिंग ट्रीज। तो उसके बारे में आपको लिखना था। व्हाट इज एन एक्सोटिक मोमेंट, द पोएट पैब्लो नोरेडा विशेष फॉर, ये कीपिंग क्वाइट का है कि भाई अगर सारी दुनिया में अगर थोड़ी देर के लिए अगर साइलेंस हो जाए तो दैट वुड बी एन यूनिक मोमेंट, बहुत ही खास पल हो जाएगा कि कोई अपना काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सब पूरा जग शायद पूरा दुनिया एकदम साइलेंट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड में पीस हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ही एक यूनिक पल होगा, ऐसा पैब्लो नेरुडा कह रहे हैं पोएम में कीपिंग क्वाइट में। हाउ विल महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। आपको पता है द टाइगर किंग में ही वॉज सपोज टू किल 100 टाइगर्स, 99 तक तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती, आखिरी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि अचानक जंगल में से या एरिया में से शिप्स गायब होना चालू हो जाती है, देन ही थॉट दैट नाउ आई एम गोइंग टू किल द 100 टाइगर एंड ही गॉट रिलीफ। उससे उनको थोड़ा सा शांति मिलती है कि नाउ आई विल चेंज माई डेस्टिनी, मैं मेरी किस्मत को बदल दूंगा। तो वो पूछा था आपको, वो लिखना था आपको। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये भी विस्तास का था, द एंड ऑफ द जर्नी, है ना, जर्नी टू द अर्थ, ये वाला था वो त्रिशानी दोषी का जो है कि भाई
अर्थ के ऊपर जो जो भी चेंजेस होते हैं उससे अपनी हिस्ट्री का पता चलता है। वहाँ पे दिया है कि भाई गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर बाद में वो ब्रेक हो गया और उससे वो कंट्रीज़ बनी। तो जो भी जियोलॉजिकल पैटर्न होता है, जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, उससे अपने को पास्ट हिस्ट्री का पता चलता है। अंटार्कटिका के बारे में जो लेसन है विस्टास का वो है, वो उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन आई थॉट आपको बताना ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी पैराग्राफ है और ये है फियर ऑफ वाटर के ऊपर। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूँ। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर? नेचुरली आंसर आपका आना चाहिए विलियम डगलस इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। यहाँ पे पूछा है आपको हु इज आई इन द अबव लाइन्स। आई यानी कि नैरेटर पूछा है। नैरेटर खुद राइटर ही है, ऑथर ही है, जिनका नाम वापस विलियम डगलस ही है। यानी कि पहले दोनों में विलियम डगलस आपका आंसर आना चाहिए। ओके, व्हाट डज द वर्ड ट्रिचेरस मीन? ट्रिचेरस यानी रिवर, याकिमा रिवर के बारे में बताया, जो कि एक ट्रिचरस थी। ट्रिचरस का मतलब डेंजरस। और उसकी माँ, उनकी जो मम्मी थी, उनको हमेशा बोलती थी कि बेटा डोंट गो नियर द रिवर, इट इज़ डेंजरस एंड सो मेनी बॉयज हैव बीन ड्राउन्ड into that river, so don't go near that river. So its meaning is treacherous. How was YMCA pool? यहाँ पे वो स्विमिंग सीखने जाते हैं, जहाँ पे एक बच्चा उनको उठा के फेंक देता है, एक बुली बॉय जो होता है उनको उठा के फेंक देता है। तो वो किस तरीके से सेफ है, तो यहाँ पे आपको पैसेज में ही आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो सेफ था। स्विमिंग पूल एक सेफ रहता है क्योंकि वहाँ पे वाटर, पानी की जो गहराई होती है वो ज़्यादा नहीं होती। फॉर इट हैड शैलो वाटर टू लर्न स्विमिंग, यानी कि उथला पानी रहता है जहाँ पे स्विमिंग आप आराम से सीख सकते हैं। तो ये आंसर था। व्हाट डज द स्पीकर मीन आई सबड्यूड माई प्राइड? यहाँ पे लास्ट लाइन दी है, आई हेटेड टू वॉक नेकेड into it and show my skinny legs but I subdued my pride and did it। यानी उनको पैरों पे ज़रा सा बाल थे, स्किनी लेग्स थे उनको, तो उनको थोड़ा सा शर्म लगती थी, अच्छा नहीं लगता था, है ना, उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने अपना ये जो भी थे उसको दबाया। मैंने मेरी चीज़ों को, मेरे अंदर की जो चीज़ें थी, पुट प्राइड डाउन बाय फोर्स, यानी कि चलो ठीक है लेकिन मेरा मेन टारगेट है स्विमिंग सीखना, क्योंकि फियर ऑफ वाटर को उनको ओवरकम करना रहता है। सो पुट प्राइड डाउन बाय फोर्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राई टू नरेट यू ऑलमोस्ट ऑल द पेपर। साथ में आपको स्क्रीन में आंसर्स मिल जाएंगे। आपको जिन्होंने पहले भी मेरे वीडियोस को देखे वो स्टूडेंट जानते होंगे कि मैं हर वीडियो के साथ में रिटर्न लिंक पे देता हूं। तो इसकी भी मैं रिटर्न पूरा ये क्वेश्चन पेपर में डाल दूंगा, जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में रहती। जो भी जितने भी वीडियो, चाहे लेसन हो, चाहे पोएम हो, चाहे ग्रामर हो, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी रिटर्न लिंक आपको हमेशा मिलेगी। ये सिर्फ मैं आपको ओरली आज ही मिला है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पेपर मिला और मैंने उसको आपको सॉल्व करके दिखाया है, बताया है। आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये भी एक क्वेश्चन था आज। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।